मैंने अपने जीवन में 2 बार ऐसी परिस्थितियां फेस की कि गन पॉइंट पे मुझे डिक्टेट किया गया कि आपको ऐसा करना है। गोरखपुर का माहौल बड़े अन्य कारणों से सीधे सीधे कहें तो कुख्यात था और यहाँ पर उद्योग चलाने के लायक तो बिल्कुल भी माहौल नहीं था। तो मेरा यह दृढ़ विश्वास शुरू से रहा कि जीवन मरण पे आपका अपना कोई नियंत्रण नहीं है। यदि वह किसी माफिया की गोली से ही अंत होना है तो वो होगा ही होगा। तो उसका भय मुझे जीवन के प्रति कभी भी नहीं रहा। वो क्षेत्र जो पूर्वांचल को इंडस्ट्रियल हब बना रहा है, गैलेंट ग्रुप, उत्तर भारत का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट गीड़ा में, जिससे हजारों लोकल युवाओं को रोजगार मिल रहा है और पूर्वांचल को इंडस्ट्रियल मैप पर एक नई और बड़ी पहचान मिल रही है। हमारे बीच एक ऐसे विजनरी लीडर मौजूद हैं जो सालों से इस क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गैलेंट ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तक चैनल्स के मैनेजिंग एडिटर मिस्टर मिलिंद खांडेकर। यूपी तक की बैठक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद है, गैलेंट ग्रुप के चेयरमैन चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी। जो गैलेंट ग्रुप है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बिजनेस समूह है। शायद गोरखपुर के लोगों को ये पता होगा, लेकिन अभी भी इसके बारे में जो अवेयरनेस है बहुत कम है। लेकिन ये जो कंपनी है इनकी गैलेंट इस्पात, इसका टर्नओवर 4000 करोड़ से ज़्यादा है पिछले साल, जो मुझे पता है। जैसे बताया कि रोज़गार देते हैं, तो अकेले गोरखपुर में 5000 से अधिक लोग यहाँ पर इनके सीधे तौर पे इनके साथ रोजगार कर रहे हैं। तो चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी तक के इस बैठक में। तो बातचीत हम ये शुरू करना चाहते हैं, ये बच्चों के लिए सबको ही समझना चाहते हैं, जो आपकी आज ये यात्रा है, इतना बड़ा गैलेंट ग्रुप बन गया है जो कि स्टील बना रहा है, इस्पात का काम कर रहा है, आगे भी आप उसमें सीमेंट और कंस्ट्रक्शन के भी काम में जा रहे हैं। लेकिन ये यात्रा कैसे शुरू हुई? जो मैंने पढ़ा है कि आपने आटा बनाने से शुरुआत की थी। आटा बनाने से मतलब आटा की मिल लगाई थी आपने, जो आज भी बन रही है। तो ये आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? क्योंकि गोरखपुर कोई ऐसा इलाका नहीं है जो कि कोई बहुत इंडस्ट्रियल इलाका है, या जिस समय आपने शुरू किया था तो बहुत ही पिछड़ा हुआ था ये। तो आप अपनी यात्रा के बारे में बताइए सर। देखिए, मेरी यात्रा की अगर शुरुआत की बात करें तो 1983 से मैं इंडस्ट्री में हूँ। बैकग्राउंड मेरा ये था, हमारा साहबगंज यहाँ एक बिजनेस एरिया है जो गल्ले का मंडी हुआ करता था। तो ख़ानदानी बिजनेस हमारा आढ़त का था। जब हम पढ़ बढ़ के थोड़ा बिजनेस पे आए तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में मेरा मन नहीं लगता था। तो वहीं से दिमाग में था कि कोई अवसर मिले तो कोई औद्योगिक प्रक्रिया में लगा जाए। तो 83 में पहला अवसर मिला, जब एक छोटी सी तेल मिल हमने गोरखनाथ क्षेत्र में स्थापित की, जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन केवल 1 लाख रुपए का था। और उस ज़माने में हमारे पिताजी ने 1 लाख रुपए भी बहुत ही मुश्किल से व्यवस्था करके दी। उनकी उतनी भी हैसियत नहीं थी कि 1 लाख रुपए आसानी से दे पाएँ, बट किसी तरह उन्होंने दिया। 4 लाख रुपए का बैंक लोन मिला और कुल मिला के 5 लाख के निवेश से एक छोटी सी तेल मिल स्थापित हुई। वहाँ से वो यात्रा शुरू हुई। गोरखपुर का माहौल बड़े अन्य कारणों से सीधे सीधे कहें तो कुख्यात था और यहाँ पर उद्योग चलाने के लायक तो बिल्कुल भी माहौल नहीं था। लेकिन मेरी शुरू से ये मानसिकता थी कि अगर हम भी पलायन करें तो गोरखपुर के विकास के लिए टाटा बिरला की कोई इन्वेस्टमेंट्स आने वाली नहीं है। तो ये जैसा भी है हमारी मातृभूमि है, हमारा शहर है, इसका विकास करने की जिम्मेदारी भी यहीं के लोगों को उठानी पड़ेगी। और उस ज़माने में गोरखपुर में मुझे ऐसा, जितना मेरे संज्ञान में है, कि हार्डली 10 इकाइयाँ कार्यरत रही होंगी, और वो भी सब इसी स्तर की, कोई 20 लाख, कोई 10 लाख, 15 लाख।
तो उस भावना के साथ मैंने गोरखपुर में काम शुरू किया। आगे रास्ता मिलता गया। 1988 में हमने फ्लोर मिल लगाई। 92-93 के समय में फिर एक छोटा सा स्टील यूनिट लगाया। उसके बाद फ्लोर मिल हम लोगों ने महाराजगंज में लगाई, बस्ती में लगाई, आगे चल कर के एक बनारस के पास भभुआ करके जगह है जो बिहार में पड़ती है, वहाँ लगाई। और ये यात्रा इसी क्रम में चलते चलते 2004 में हम लोगों ने एक विचार किया है कि एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट गोरखपुर में लगाया जाए। और उसके लिए बहुत प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन अनुकूल वातावरण न होने के कारण फाइनली वो प्रोजेक्ट गुजरात के कच्छ में लगा। उस समय मोदी जी की सरकार वहाँ हुआ करती थी, बहुत ही अनुकूल वातावरण था। भूकंप वहाँ आया था 2000 के आसपास, उसकी वजह से वहाँ तमाम तरह की सरकारी करों में छूट थी जो आकर्षित करती थी। बाजार था। वो उद्योग स्थापित होने के बाद 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने मुझे बुलवाया और ये कारण जानना चाहा कि 2004 में आपका प्रस्ताव आगे क्यों नहीं बढ़ सका। तो उस समय के नौकरशाही की जो असहयोगात्मक प्रवृत्ति थी उससे मैंने उनको स्पष्ट रूप से अवगत कराया। और मैं आज मुलायम सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया। मेरे द्वारा आवेदित सभी प्रकार की छूट को समाहित करते हुए एक नई औद्योगिक नीति 2006 में बनाई और उसका परिणाम रहा कि गोरखपुर की इकाई 2009 में उत्पादनरत हुई। उस समय इसमें 300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था। उसके पहले गुजरात वाली इकाई में 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था। उस समय गोरखपुर के इकाई और वहाँ की इकाई की मिला के जो हमारे गैलेंट ग्रुप की क्षमता कुल 3 लाख टन स्टील बनाने की और करीब 33 मेगावाट पावर बनाने की थी। महाराज जी की सरकार आने के बाद वो वातावरण बदला। धीरे धीरे यहाँ उद्यमियों में विश्वास बढ़ा, नीतियाँ आई, सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर पर अपना नियंत्रण दिखाया और उसके बाद से गैलेंट ग्रुप में निरंतर प्रगति होती गई और 3 लाख टन क्षमता की वो इकाइयाँ अब 12 लाख टन उत्पादन क्षमता पे पहुँच गई। करीब 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2500 करोड़ तक पहुंच गया है। सीमेंट की भी एक इकाई उसमें लग गई है। तो 1983 में एक कर्मचारी और 4-5 लेबर के साथ शुरू हुई ये यात्रा वर्तमान में गैलेंट ग्रुप में 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और उतने ही लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार सुलभ करा रही है। इसका बाजार पूंजीकरण 14,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस वर्ष 800 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन जीएसटी में और 140 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन इनकम टैक्स में, जीडीपी में 4,500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन। गैलेंट एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। 10 रुपये का इशू किया गया शेयर आज 550 रुपये की कीमत पर ट्रेड करता है। भविष्य में बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी विचाराधीन है। हम कटिबद्ध हैं कि हम अपने निवेशकों को लाभ प्रदान करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आने वाले दिनों में हम पैदा करना चाहेंगे। तो आपने जैसे कहा कि जब आपने 1983 में शुरुआत की थी तो गोरखपुर एक तरह से कुख्यात था और अब बदलाव की शुरुआत हुई। मतलब जैसे आपने कहा कि आपका सुझाव मान के मुलायम सिंह जी ने औद्योगिक नीति लाई, फिर 2017 में योगी जी के आने के बाद भी वातावरण बदला। तो तब और अब में आप क्या फ़र्क पड़ते हैं? मतलब उस समय तो आपने बहुत विषम परिस्थितियों में अपना व्यवसाय शुरू किया था और आज क्या वो सुगम हो गया है या अभी भी उसमें अड़चने हैं? देखिए, तब की जो स्थिति थी उस समय आपको हर चीज़ के लिए एक थ्रेट था। मतलब मैंने अपने जीवन में 2 बार ऐसी परिस्थितियां फेस की
कि गन पॉइंट पे मुझे डिक्टेट किया गया कि आपको ऐसा करना है। मेरे मन में एक रामायण की दोहा जो है शुरू से मेरे एक सोचने का आधार बना कि लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधियात। तो मैं ये मान के चलता था और मैंने देखा भी कि यहीं पर एक कुख्यात अपराधी को कम से कम 20 से 25 गोलियां लगी और वो 6 महीने तक जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रह के और स्वस्थ होकर के वापस आ गए। ठीक है, कालांतर में फिर उनकी मृत्यु हुई बम और गोली से ही, लेकिन उस समय वो ठीक हो के आ गए। और मैंने ऐसी घटनाएं भी देखी कि लोग अपने बाथरूम के अंदर फिसल करके गिरे, सर में चोट लगी और दिवंगत हो गए। फुटपाथ पे सोए हुए लोगों को भी ट्रकें रौंदती हैं। तो मेरा यह दृढ़ विश्वास शुरू से रहा कि जीवन मरण पे आपका अपना कोई नियंत्रण नहीं है। यदि वह किसी माफिया की गोली से ही अंत होना है तो वो होगा ही होगा। तो उसका भय मुझे जीवन के प्रति कभी भी नहीं रहा, न 1983 में था और न आज 2026 में है। इसलिए किसी प्रकार का दबाव गोरखपुर में मुझ पर काम नहीं किया। मैंने अपनी शर्तों पे जीवन जिया और कोशिश की कि मैं अपने काम को, मैं आगे बढ़ने का रास्ता किसी को गिरा के न बनाऊं। कुछ लोग और चलना चाहते हैं तो वो भी साथ चलें, पूरे गोरखपुर का विकास हो। हम अपने बारे में तो सोचते ही थे, लेकिन हमारे इष्ट मित्र जितने भी लोग इसमें थोड़ी भी रुचि दिखाते थे, मैं उनके पीछे पड़ जाता था कि आप इसको करिए। अब उनको बिजली लेने में दिक्कत आ रही है तो मैं उनके साथ दौड़ रहा हूँ, बैंक की दिक्कत है तो उसमें दौड़ रहा हूँ। तो मेरा पूरा प्रयास रहता था कि इस ज़िले का विकास हो, क्योंकि हमारे साथ वो भी स्थिति गुजरी कि लखनऊ से एक बार कमिश्नर आए थे सेस्टस के, जोसेफ साहब। तो यहाँ के स्थानियों ने एक मीटिंग रखने की बात की। तो जब ये आया हम लोगों के पास कि साहब वो मीटिंग करना चाहते हैं और आप लोगों के क्षेत्र में स्वयं आकर के बैठना चाहते हैं, तो एक समस्या ये पैदा हो गई कि ये 10 आदमी के साथ लखनऊ से 20 तो अधिकारी आएंगे, उनकी बैठक का एक स्वरूप बहुत ही खराब होगा। तो वो भी वक्त देखा कि हम लोग अपना ऑफिस बंद करके जो भी 3-4 स्टाफ था उनको भी साथ ले गए कि उनको 40-50 आदमी उद्यमी के रूप में गोरखपुर में दिखाई दें। वह भी माहौल देखा और आज हजारों हजार की संख्या में उद्यमी यहाँ हैं। बहुत खुशी होती है। गीडा की पूरी योजना हम लोगों के सामने बनी। चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज में मैं था, सुरेंद्र अग्रवाल जी का उससे बड़ा सक्रिय योगदान रहा। नासिक तक लोग गए देखने के लिए। गीडा के लिए बहुत संघर्ष भी किया गया। उस पर याद करना चाहूँगा तत्कालीन सांसद मदन पांडे जी को और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी की बहुत बड़ी भूमिका गीडा में रही है इसको स्थापित होने में। यद्यपि इसका फाउंडेशन जो है वो कल्याण सिंह जी ने किया था, लेकिन वास्तव में इसके पीछे पूरी परिकल्पना मदन पांडे जी और नारायण दत्त तिवारी जी की थी। तो गीडा जिस रूप में है, मतलब हम लोग जिस समय काम करते थे गोरखपुर में, बॉबी, गणेश, डोसा खाने के लिए केवल रेलवे स्टेशन पे कॉफ़ी कॉर्नर हुआ करता था। दूसरी कहीं जगह गोरखपुर में डोसा नहीं मिलता था। होटल के नाम पर गणेश होटल के 10-15 कमरे हुआ करते थे, धर्मशालाएं थी। यहाँ एक विवाह हो सके सामान्य स्तर का, उतने तक का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आज आपके 5 स्टार होटल में आप बैठ के मैरियट में मीटिंग कर रहे हैं। ये सब हम लोगों की कल्पना थी। कभी हम लोग सोचते थे कि गोरखपुर में होटल होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, ब्रांडेड सामान यहाँ मिलेंगे। तो अगर सच पूछे तो जो हम लोगों की कल्पना थी उससे भी आगे गोरखपुर पहुँच गया। यहाँ तक तो सही बात यह है कि हम लोग उस समय कल्पना भी 70 और 80 के दशक में नहीं करते थे। तो जैसा कि आपने कहा कि आपकी कल्पना से परे जो बदलाव हुआ है कि होटल भी नहीं थे या डोसा खाने की भी जगह नहीं थी। अंत में मैं आपसे ये, जो यहाँ पर युवा हमारे बैठे हुए हैं, जैसे कि आपने कहा कि उस समय मुश्किल से 10 लोग उद्यमी थे जब आपने शुरुआत की गोरखपुर में। तो जो युवा बैठे हैं या जो इस हमारे चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, क्योंकि एक डर होता है खास करके जिनकी पृष्ठभूमि नहीं होती, व्यावसायिक पारिवारिक नहीं होती है, वो बिजनेस करने से डरते हैं, वो नौकरी ही करना चाहते हैं। लेकिन जो बार बार ये मंत्र दिया जा रहा है कि आप जॉब क्रिएटर बनिए, मतलब नौकरी दीजिए, नौकरी के पीछे मत भागिए,
तो इन सब को आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर ये हिचक कैसे दूर करें या बिजनेस कैसे शुरू करें? देखिए, एक स्लोगन आप लोग सुनते होंगे, डर के आगे जीत है। तो डर पे तो आपको विजय पानी ही पड़ेगी, और डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं ना। आपकी योजना सही होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है उसमें आपका डेडिकेशन। आपको संभवतः विश्वास नहीं होगा कि 1988 में हमने जब फ्लोर मिल लगाई, तो करीब 6 फ्लोर होते हैं फ्लोर मिलों में, और सिविल कंस्ट्रक्शन होता है। 8 महीने में वो इंडस्ट्री हमने लगाई थी, जबकि उसके पहले पूरे देश का रिकॉर्ड टाइम 18 महीने का था। एक एक फ्लोर ढलता था, प्लास्टिक उस पर लग गया, नीचे मशीनों का इंस्टॉलेशन हो रहा है, दूसरा डल रहा है, दूसरे का हो रहा है। और उस अवधि में मैं यहाँ एक पॉश कॉलोनी उस जमाने की थी, वेतिया आता, वहीं रहता था, कमिश्नर बेंगलोर के बगल में। इंडस्ट्रियल इस्टेट जाने आने में और फिर खाना खाने ये सब चक्करों में जो टाइम वेस्ट होता था, वहाँ एक कमरा अटैच बाथरूम का था, सब परिवार हम वहीं शिफ्ट हो गए बेंगलोर छोड़ के। एंड आई यूज्ड टू वर्किंग फॉर 17 to 18 आवर्स फॉर ए पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट 9 to 10 months। तो कोई भी सफलता ऐसे हथेली में कहीं रखी हुई आपको नहीं मिलनी है। आज के उस जमाने में भी देखते थे, मैं बहुत सारा एग्जाम्पल फेल हुआ कि लोगों ने फैक्ट्री बाद में लगाई, ऑफिस टिप टॉप किया, घर किया, गाड़ी किया, एंड किया, उसके बाद ओवरलोड कर दिया उस इंडस्ट्री को। अब फुल डेडिकेशन के साथ व्यक्तिगत सुविधाओं को त्याग करके उस इंडस्ट्री के हित में अगर सोचेंगे, कस्टमर के साथ ईमानदारी से आप बात करेंगे, ईमानदारी से उनको चीज़ें देंगे, तो कोई वजह नहीं है कि आप उस काम में सफल ना हो। सफलता के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं कि आपकी सही योजना होनी चाहिए, आपके पास अगर ज्ञान नहीं है तो अच्छा मार्गदर्शन कहीं से लें, उसमें अपने आप को पूरा झोंक दें, और जब तक वो सफल ना हो जाएं तब तक नींद चैन सबको त्याग दीजिए। तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आप उसमें सफल ना हो। गोरखपुर जैसी जगह में इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट स्थापित हुआ, न यहाँ आयरन ओर है, न यहाँ कोल है, कुछ भी यहाँ नहीं था, लेकिन हमारे पास एक गणित था और एक गोरखपुर में ही करना है, ये एक भाव था, जिसका परिणाम है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ लग सकी। मुझे याद है कि जब वो योजना मैंने बनाई थी तो मेरे साथ के जितने जानने वाले लोग थे, जितने रिश्तेदार थे, इसको सिवाय सुसाइडल अटेम्प्ट के और कुछ नहीं कहते थे, और मुझे इतना हतोत्साहित करते थे कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन हमारा अपना सोचना था, हमारे अपने तरीके से मैंने उसको प्लान किया, और ईश्वर की कृपा है और अपने मूल्यों के साथ मैंने जीवन जिया। नॉट ओनली दैट कि हम किसी से डरे नहीं या नहीं किए, लेकिन हमने प्रयास भी ये किया कि हम किसी को किनारे करके आगे ना बढ़ें, हमारे किसी क्रियाकलाप से किसी को का अहित न हो, किसी का अपमान न हो। तो बहुत सारे मूल्यों के साथ हमने अपना काम किया, और ईश्वर की बहुत कृपा है कि हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे। ईश्वर हमें और आगे बढ़ाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। आपने जो मंत्र बताया, मतलब आपको इतनी धमकियां मिली, और दूसरी बात आपने कही कि अगर कोई डर है, हिचक है बिजनेस करने के लिए, तो एक ही याद रखिए कि डर के आगे जीत है। अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं सर से, चंद्र प्रकाश जी से। सर, मेरा नाम आदर्श है और मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ। सर, मेरा सवाल है कि जब कहीं भी जब इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, वहाँ पर्यावरण को लेकर के एक समस्या रहती है, उसको लेकर के आपकी संस्था क्या कर रही है? और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, इन पे आपकी संस्था क्या काम कर रही है, जिससे वहाँ के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो उनके जीवन स्तर में? जी, देखिए, उद्योग चलाना से आपको ये अधिकार नहीं मिल जाता है कि आप वहाँ के वातावरण को प्रदूषित करें। एक उद्यमी होने के नाते ये हमारा पहला दायित्व है कि हमारा पूरा इन्वायरमेंट इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना ही चाहिए। बहुत सारे उद्योग, जैसे हम स्टील में हैं, ये प्रदूषणकारी उद्योग हैं, इनमें प्रदूषण होता ही होता है, और प्रदूषण सेटल करने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे उद्यमी उसको करना नहीं चाहते हैं, या उसका जो रिकरिंग कॉस्ट है वो बियर नहीं करना चाहते हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इस मानसिकता का उद्यमी एक्चुअली क्रिमिनल है। उसे इस बात का कोई हक नहीं है कि वो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे। गैलेंट में ये चुनौतियां हम लोगों ने झेली हैं,
और 100% तो नहीं, लेकिन कुछ अंश तक ये चुनौती अभी भी विद्यमान है। अभी पिछले दिनों ही इस प्रकार की एक आपत्ति हमारे क्षेत्र में आई, लोगों का विरोध आया। उस एरिया में मेरी भी इंडस्ट्री और भी इंडस्ट्रीज थी। जिस दिन विरोध हुआ उसी दिन मैंने जिलाधिकारी महोदय को और प्रदूषण के क्षेत्रीय अधिकारी को पत्र लिखा, लिखित, कि आप हमारे उद्योग की जांच करें और यदि प्रदूषण विभाग को कोई भी तकनीकी रूप से इसमें सुधार की आवश्यकता है तो हम तत्काल करने को तैयार हैं। और हमने क्या क्या मेजर लिया है वो उनको उसमें डिस्क्राइब भी किया। इसके साथ साथ जो लोग आंदोलन कर रहे थे उस क्षेत्र में, उनको भी इनवाइट किया मैंने, आप भी आइए, बाहर से मत देखिए, अंदर से देख करके ये बताइए कि क्या समस्या हम पैदा कर रहे हैं और इसका कैसे निदान होगा। मुझे खुशी है प्रदूषण विभाग ने भी जांच की और उन आंदोलनकारियों ने भी जांच की, कोई विशेष आपत्ति उन्होंने नहीं जताई। फिर भी हमने एक एक्सटर्नल ऑडिट एजेंसी को अपॉइंट किया है, नेशनल रिप्यूट की, कि आप अपने स्तर से इसका ऑडिट करके बताइए, इसमें जितना भी कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिकरिंग एक्सपेंडिचर करना है वो सारे काम रोक करके हम इसमें करेंगे। देखिए, एक उद्यमी के नाते हमारी मानसिकता स्पष्ट है, समाज के प्रति दायित्व तो मेरे मन में स्पष्ट है, और उसके लिए किसी प्रकार का कैपिटल या रिकरिंग एक्सपेंडिचर होना है तो उस खर्च को करने के लिए हमारे कंपनी की नीति भी स्पष्ट है। तो हम अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं, जहाँ कहीं कमी है उसको और करेंगे, ये मैं सार्वजनिक रूप से सबको कह रहा हूँ। और कोशिश हमारी होगी कि किसी तरह की कोई असुविधा न हो, और ये हर उद्यमी की कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी। तो हमारे साथ जुड़े थे गैलेंट ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चंद्र प्रकाश अग्रवाल जी, जिन्होंने अपना सफ़र इसी गोरखपुर शहर से शुरू किया था। और ये यात्रा शुरू हुई थी एक तेल मिल से, आटा मिल से, चलते चलते स्टील तक पहुंच गई है, और स्टील से आगे बिजली बन रही है, सीमेंट और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी उनका कारोबार बढ़ रहा है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनकी लिस्टेड कंपनी है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,000 करोड़ रुपया है, और ये उत्तर प्रदेश के एक बड़े औद्योगिक समूह के रूप में उभरा है। उन्होंने अपनी कहानी बताई, और मैं सबको यही याद दिलाना चाहूँगा जो एक बात उन्होंने कही है कि डर के आगे जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र।